हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। जी हाँ, ये जो सब्जेक्ट है ये इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए भी है और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो देखिए, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, और साथ ही साथ अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं या आप किसी इलेक्ट्रिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो तभी भी आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। तो सबसे पहले हम इस लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं हम किस तरीके से चलेंगे। तो सबसे पहले हम कोई भी टॉपिक होगा उस टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लिखाएंगे जो लास्ट ईयर में आए हैं, और जो हमारे जेबी गुप्ता के क्वेश्चन हैं उसको भी हम सारे यहाँ पर टॉपिक बाय टॉपिक सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो ये हमारा सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये किन सब्जेक्ट्स में आता है। तो अगर हम देखा जाए तो जो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है ये हर किसी पेपर में आता है, चाहे आप किसी स्टेट गवर्नमेंट का पेपर उठा लीजिए, या आप किसी मेट्रो का पेपर उठा लीजिए, या आप किसी पीएसयू का पेपर उठा के ले लीजिए। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस आप कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये आपके लिए। तो देखिए, जो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि वो अपना सिलेबस जैसे मशीन्स हो गई ये सब तो आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, बट जो आपका वीक पॉइंट रह जाता है वो कहीं ना कहीं डिजिटल और माइक्रो प्रोसेसर रह जाता है, जो कि मेन सब्जेक्ट आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको यहाँ यही बताया जो ये सब्जेक्ट है ये किन किन एग्जाम्स में आता है, जैसे आपके आरआरबी हो गए, आरआरबी जेई, आरआरबी एसएससी, और उसके बाद डीएमआरसी, एलएमआरसी, मतलब जितनी भी मेट्रोज है उसमें आपसे इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए। साथ ही साथ यूपी जेई, यूके जेई, मतलब जितने भी आपके स्टेट जेई है, देखिए स्टेट जेई में इसका बहुत ही ज्यादा वेटेज होता है। साथ ही साथ आपका बीएसएनएल हो गया, डीएफसीसीआईएल हो गया, डीआरडीओ हो गया, इसरो, काफी सारे इतने सारे एग्जाम से, मतलब हर एग्जाम में इसकी वेटेज अच्छी खासी होती है, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच ले लीजिए चाहे आप इलेक्ट्रिकल की ब्रांच ले लीजिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज नंबर सिस्टम के बारे में। आज हम नंबर सिस्टम का बेसिक जानेंगे, साथ ही साथ कुछ ट्रिक्स जानेंगे किस तरीके से हम सॉल्व कन्वर्जन जो होता है उनको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पुराने लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको लगाएंगे, और जेबी गुप्ता के जितने भी क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो हम यहाँ पर लगाएंगे। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट बेसिक से। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं सिग्नल्स के बारे में। तो डे टू डे लाइफ हम टू टाइप्स के सिग्नल यूज़ करते हैं, फर्स्ट वन इज़ एनालॉग और सेकंड वन इज़ डिजिटल। तो देखिए, अभी हम आपस में बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ या मैं कोई भी एक वर्ड पढ़ता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बोलता हूँ तो ये जो मैंने वर्ड बोला है ये मैंने एक एनालॉग फॉर्म में बोला है। तो इसका मतलब जो भी हमारे डे टू डे लाइफ में हम जो सिग्नल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मैक्सिमम एनालॉग फॉर्म में होते हैं, और आप तक जब पहुँचेंगे तो आपको भी वो एनालॉग फॉर्म में सुनाई देंगे। बट जो ये प्रोसेस है मेरे से और आप तक पहुंचने का, मतलब पहले फ़ोन में जाएगा, फ़ोन में जाके कैसा कन्वर्ट होगा, एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, मतलब एक बिट में छोटे छोटे 1010 की फॉर्म में ट्रांसमिट होगा आपके फ़ोन में। उसके बाद ये दोबारा से क्या होगा, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की हेल्प से आपको एनालॉग फॉर्म में ये सिग्नल आपको मिल जाएगा। तो ये एक कन्वर्जन प्रोसेस होता है, किस तरीके से हमारा सिग्नल यहाँ से आपके पास तक पहुँचाए। तो देखिए, यही मैंने आपको बताया है, दो टाइप के सिग्नल थे, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। तो जो एनालॉग सिग्नल होता है वो कॉन्टिन्यूअस विद टाइम होता है, और जो डिजिटल सिग्नल होता है ये डिस्क्रीट नेचर का होता है। मतलब डिजिटल सिग्नल में आपको एक पार्टिकुलर टाइम पे ही आपको कोई वैल्यू मिलती है। मेनली इसमें दो वैल्यू मिलती है, या तो 0 या 1। ये अब आगे चलेंगे हम डिस्कस करेंगे कि किस लेवल में हमें 0 वैल्यू रखनी पड़ती है और कितनी वोल्टेज में हमें लॉजिक 1 की वैल्यू रखनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एनालॉग सिग्नल में ये किस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है। जो ये यहाँ पर जो f जो ये फंक्शन है सिग्नल का, ये कैसा वेरिएबल है, ये एक तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। मतलब जितनी जितनी टाइम की वैल्यू बढ़ रही है सिग्नल की वैल्यू चेंज होती जा रही है, और हर एक पर्टिकुलर टाइम पे हमें सिग्नल की कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है। और जो हमारा ये टाइम है, यहाँ पर टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है, बताया आपको कि जितने भी ऑल रियल लाइफ सिग्नल्स आर एनालॉग, जितने भी हमारी जो रियल लाइफ में सिग्नल्स होते हैं वहाँ एनालॉग होते हैं। बट क्वेश्चन ये उठता है कि हमें क्यों जरूरत पड़ती है इन डिजिटल सिग्नल्स में, है ना, क्यों जरूरत पड़ती है हमें जो भी हमारी ये एनालॉग सिग्नल है उनको डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखिए, जो एनालॉग सिग्नल होता है इसमें जो नॉइस होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और अगर हम डिजिटल की बात करें, डिजिटल सिग्नल में नॉइस का इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम पड़ता है, तो उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास एक ट्रांसमीटर है जहाँ से हम अपने मैसेज को ट्रांसमिट करेंगे, कोई भी हमारा इंफॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद एक हमारा चैनल होता है,
और उसके बाद ये पहुंचता है हमारे रिसीवर में, जहां पर हमें दूसरे एंड में अपना मैसेज सेंड करना है। तो जो ये हमारा चैनल है ये कैसा भी हो सकता है, या तो ये वायर्ड हो सकता है या ये वायरलेस होगा। वायर्ड मतलब हमने कोई मीडियम यूज़ करा है, ठीक है, मीडियम हमने यहाँ पर यूज़ करी है, या तो वो कोएक्सियल केबल हो सकती है। कोएक्सियल केबल देखिए वाली केबल होती है जो हमारे घर में डिश टीवी में लगती है ना, डिश की देखी होगी आपने, पीछे डिश टीवी से आके लगती है, तो वो वाली केबल जो होती है वो होती है कोएक्सियल केबल। सेकंड होती है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर भी हमें पता है जिसमें जो हमारा मैसेज होता है वो लाइट की फॉर्म में ट्रैवल होता है। और उसके बाद होती है ट्विस्टेड पेयर। देखिए जो ये ट्विस्टेड पेयर केबल होती है ये इंटरनेट के लिए यूज़ होती है, जैसे आपने देखी होगी इथरनेट केबल जिसको हम कहते हैं लैन केबल। तो वहाँ पर जो हमारी वायर यूज़ होती है वहाँ होती है ट्विस्टेड पेयर वायर। और उसके बाद अगर हम वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करें, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट तो हो रहा है मैसेज, बट आपको वहाँ पर जो ये मीडियम है वो आपको दिखेगा नहीं। तो वो या तो रेडियो फ्रिक्वेंसी हो सकती है, माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी हो सकती है, सैटेलाइट हो सकता है। तो ये एक तरीका होता है एक जगह से दूसरी जगह हमारे सिग्नल को या हमारे मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए। तो अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि कैसे सिग्नल, जो हमारा एनालॉग सिग्नल है उसमें नॉइज़ का इफेक्ट कैसे पड़ता है, और जो डिजिटल सिग्नल है वो नॉइज़ के इफेक्ट को किस तरीके से बिल्कुल रिड्यूस कर देता है। तो देखिए अब हमने यहाँ पर एक एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिट करा है जिसकी वैल्यू है 2.5 वोल्ट। तो हमने जो इनपुट सिग्नल दिया है वो 2.5 वोल्ट है। अब उसको रिसीवर एंड में जाने के लिए एक चैनल की ज़रूरत पड़ेगी, एक मीडियम की हेल्प पड़ेगी। तो जब वो उस चैनल से जाएगा तो उसमें कोई ना कोई नॉइस ऐड हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से भी उठ के आता है, जो नॉइस के इंटरफेरेंस होने की कैपेबिलिटी होती है, मतलब वो कौन सी जगह होती है जहाँ पर नॉइस के मिक्सचर होने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होती है, वो होता है हमारा चैनल। तो चैनल में सबसे ज़्यादा नॉइज़ ऐड होती है हमारे सिग्नल में। तो लेट की जो हमारी नॉइज़ है वो 0.2 वोल्ट हमारे जो ओरिजिनल सिग्नल था उसमें ऐड हो गई। तो उसके बाद जो हमारा टोटल हमें सिग्नल मिलेगा वो मिलेगा 2.7 वोल्ट। अब हमने इनपुट दिया था 2.5 वोल्ट और हमें आउटपुट मिला है 2.7 वोल्ट। मतलब हमारा जो मैसेज है, जो हमारा इंफॉर्मेशन है उसमें चेंज आ गया है। तो इसका मतलब हमारा जो मैसेज है उसमें कुछ ना कुछ लॉस्ट हुआ है। तो अब देखिए जो हमारी एनालॉग जो वैल्यू होती है उसमें जो हमारा रिजल्ट का वेरिएशन हुआ, मतलब 2.7 हुआ, अगर ये माइनस का 0.2 भी ऐड हो सकता था इसमें नॉइस, तो अब हमें यहाँ पर क्या मिलता, 2.3 मिलता। मतलब जो हमें एनालॉग की वैल्यू मिलेगी, जो हमारी रेंज है 0 से लेकर 5 वोल्ट तक की, उसके बीच में कहीं भी ये हमें वैल्यू मिल सकती है। वो डिपेंड करता है हमारे चैनल में कितना नॉइज ऐड हुआ है, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है कि जो एनालॉग में वैल्यू होती है वो 0 से 5 वोल्ट के बीच में होती है। अगर यही केस में डिजिटल सिग्नल में देखूं तो देखिए डिजिटल सिग्नल में हम क्या करते हैं, जो हमारा डिजिटल सिग्नल होता है उनको हम कुछ लेवल्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारे पास 5 वोल्ट था हमने उसको 4 लेवल में डिवाइड कर लिया। तो 4 लेवल में डिवाइड करने के लिए एक लेवल की वैल्यू निकालने के लिए टोटल वोल्टेज 5 वोल्ट 4 पार्ट में डिवाइड करें, डिवाइड बाय 4, मतलब एक जो हमारा लेवल होगा वो 1.25 वोल्ट का होगा। तो ऐसे ही हमने ये लेवल बना लिया 1 2 3 4 लेवल में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए इनपुट था हमारे पास 2.5 वोल्ट, उसमें जब 0.2 नॉइज ऐड हुआ है, ये नॉइज कौन सा नॉइज है, जो हमारा चैनल से ऐड हुआ था, तो हमें आउटपुट में मिला 2.7 वोल्ट। तो जो ये हमारा वोल्टेज का स्केल है, हम इसमें देखेंगे 2.7 वोल्ट कहाँ पर है। तो जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे 2.5 के बाद, तो उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है सीधा 3.75 है। तो इस केस में क्या होता है, इसमें तो देखिए जो फिक्स लेवल होते हैं ना वही वैल्यू देता है जो हमारा डिजिटल सिग्नल होता है। इस केस में जो हमारा रिजल्ट होता है उसके नियरेस्ट वैल्यू की राउंड ऑफ वैल्यू ले ली जाती है। देखिए जो ये राउंड ऑफ वाला कॉन्सेप्ट है क्लास 4th या 5th क्लास में हम पढ़ते हैं मैथ्स में। तो इसमें क्या होता है 2.7 हमें मिला है, तो 2.7 की ऊपर वाली वैल्यू देखी जाएगी और नीचे वाली वैल्यू देखी जाएगी। तो जो इसके सबसे नियरेस्ट वैल्यू होती है वो वैल्यू हम अडॉप्ट कर लेते हैं। तो देखिए 2.7 के पास वाली वैल्यू कौन सी है, 2.5, और एज कंपेयर टू 3.7 ये तो बहुत ही ज़्यादा है, 2.7 से 3.7 बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हमें जो वैल्यू मिलेगी 2.5 मिलेगी और यही हमारा सिग्नल था। मतलब इस केस में, डिजिटल केस में, जो हमारा छोटा नॉइस था, बिल्कुल थोड़ा वेरिएशन था, वो यहाँ पर एलिमिनेट हो गया, हट गया है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है डिजिटल सिग्नल में, और हमें आउटपुट में सीधा क्या मिल गई 2.5 वोल्टेज जो हमने इनपुट में दी थी। तो हम कह सकते हैं यहाँ से जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उनके कुछ एडवांटेजेस होते हैं जो
किसको ओवरकम करते हैं, एनालॉग सिग्नल के डिसएडवांटेज को। तो सबसे पहली होती है नॉइज इम्यूनिटी। नॉइज हमने यहाँ पर देख लिया किस तरीके से नॉइज को कैंसिलेशन कर देता है। यूज लेस बैंडविड्थ, तो ये जो इसकी बैंडविड्थ होती है वो भी कम यूज होती है, इसको हम आगे देखेंगे। और थर्ड है हमारा इंक्रिप्शन। देखिए इंक्रिप्शन जो टेक्निक होती है इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। बेसिकली इसमें जो हमारा डिजिटल सिग्नल होता है हम उसको इस तरीके से इंक्रिप्ट माने होता है छिपा देना। मतलब हमारा जो ओरिजिनल मैसेज होता है, जो हमारा मैसेज होता है उसको क्या करते हैं, उसको हम किसी और दूसरे बॉक्स के अंदर छुपा देते हैं और इस बॉक्स में कुछ कोड दे देते हैं। वो कोड हम भी बना सकते हैं या कुछ प्री डिफाइंड कोड्स होते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको कहते हैं इंक्रिप्शन। और जब ये रिसीवर एंड में जाएगी और उस रिसीवर एंड को सेम की पता होगी कि किस की से हमने इसको इंक्रिप्ट करा है, तो वो तब डिक्रिप्ट कर पाएगा। तो ये सब हमारा डिजिटल सिग्नल में ही पॉसिबल होता है, एनालॉग सिग्नल में पॉसिबल नहीं होता। तो ये था कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में नॉइज का इफेक्ट क्या होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। तो चलिए अब हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं। नंबर सिस्टम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट करा है हमने वेटेड कोड और सेकंड करा है नॉन वेटेड कोड। वेटेड का मतलब ही पता चल रहा है जिसका एक भार हो, मतलब किसी भी एक प्लेस की कोई ना कोई एक वैल्यू हो। तो फॉर एग्जांपल हमने दिया है इसका प्लेस वैल्यू। तो अगर हम एक कोई नंबर ले लेते हैं 721 और इसमें मैं पूछूं 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो हम क्या देखते हैं, 1s 10s 100, जो 7 जो रखा है वो कौन सी प्लेस में रखा है, 100 प्लेस में रखा है। तो इसकी जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो हो जाती है हमारे पास 700। बट अगर मैं इसको बोलूँ कि आपको 7 की फेस वैल्यू निकालने के लिए पूछूं, और फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जो हमें दिखे, है ना, नाम ही इसका है फेस वैल्यू, जैसी दिखने में वैल्यू हो। तो 7 कैसा दिखने में, 7 है, तो 7 की फेस वैल्यू लिख देते हैं हम 7। तो अगर हम ऊपर वाले एग्जांपल में देखें, हर एक प्लेस की उसकी अपनी वैल्यू, अगर इसके आगे कोई नंबर होता तो उसकी होती 1000, 10,000, 100 ऐसे करके आगे बढ़ती रहती। तो वो नंबर्स जिसकी हर एक प्लेस की एक पार्टिकुलर वैल्यू हो, उन नंबर्स को हम कहते हैं वेटेड कोड्स। तो उसमें हमारे एग्जाम्पल है बाइनरी में हम पढ़ेंगे आगे, जैसे हमारे BCD कोड्स हो गए, 8421 हो गया, 2421 हो गया, 3321 हो गया। मतलब इनमें अब जैसे हम ये ले लो 2421 हो गया, मतलब पहले बिट की वैल्यू होगी 1, सेकंड बिट की वैल्यू है 2, थर्ड बिट की वैल्यू है 4 और फोर्थ बिट की वैल्यू है 2। तो मतलब हर एक प्लेस में जो भी वैल्यू है सबकी एक अपनी अपनी वैल्यू है। तो उस टाइप के क्वेश्चन, उस टाइप के कोड्स को हम कहते हैं वेटेड कोड। और नॉन वेटेड कोड्स होते हैं, जैसे एग्जांपल दिया मैंने आपको फेस वैल्यू, मतलब उसमें हर एक पर्टिकुलर वैल्यू में जो डिजिट होगी उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, मतलब उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। तो उसमें हमारा एग्जांपल आ जाता है जैसे ग्रे कोड हो गए, एक्सेस 3 कोड हो गए, इन सबको हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वेटेड कोड में समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने काफ़ी टाइप्स के लिखे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए ये हमारे टाइप्स हैं, साथ ही साथ हमने इसका बेस लिखा है, मतलब बेस या इसको हम कहते हैं रेडिक्स। आर का मतलब होता है रेडिक्स, ठीक है। जो इसमें रेडिक्स की वैल्यू होगी, देखिए इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 8 है, इसमें 10 है, इसमें 12 है और इसमें 16 है। इससे आपको पता चल रहा है कि आर की वैल्यू 2 है, तो मतलब इसमें 2 सिंबल्स यूज हो रहे हैं, 0 और 1। ऐसे इसमें आर की वैल्यू 4 है, इसका मतलब इसमें कितने सिंबल्स यूज हो रहे हैं, 4। वो कौन कौन से सिंबल्स है, पहला है 0, 1, 2, 3, इस तरीके से। तो जो R की वैल्यू है ये हमें बताती है कि इस नंबर सिस्टम में कितने सिंबल्स यूज हो रहे हैं। और उसके बाद अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, मैंने लिखा है 0 से लेके R-1 तक। तो अगर मैं 4 की बात करूं तो 0 से R-1, R मतलब जो इसकी टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स है, जो हम रेडिक्स के नाम से यहाँ पर लिख रहे हैं, -1 आ जाएगा हमारा 3। तो सबसे पहले हम बाइनरी से स्टार्ट करते हैं। बाई का मतलब होता है 2, जैसे हम देखिए EDC में पढ़ते हैं बाईपोलर। बाई मतलब होते हैं 2, जिसमें 2 कैरियर्स होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर बाइनरी, बाई मतलब हो गया 2, तो इसमें 2 सिंबल्स यूज करते हैं। एक होता है हमारा 0 और सेकंड होता है हमारा 1। अगर मैं क्वार्टरनरी की बात करूं, क्वार्टर मतलब होता है 4, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं इसका जो बेस है, जो इसकी रेडिक्स है, जो इसमें नंबर ऑफ सिंबल्स है, वो यहाँ पर हमारे पास 4 है। तो जो इसकी रेंज होगी 0 to R-1 मीन्स 0 to 3, और जो इसके सिंबल होंगे 0, 1, 2, 3।
ऑक्टल की बात करें, ऑक्टल मतलब 8, इसका बेस है 8 और इसकी वैल्यू होती है 0 से 7 तक। और ऐसे ही इसमें जो नंबर्स, जो इसमें सिंबल्स यूज होते हैं 0 से लेके 7 तक होते हैं। अगर हम इसे टोटल काउंट करेंगे तो टोटल नंबर्स निकलेंगे 8, और अगर इसकी रेंज पूछी जाए तो 0 से लेके 7। ऐसे ही डेसिमल की बात करूं, डेसी मतलब डेका, डेका मतलब 10, और इसका जो बेस होता है वो होता है 10, मतलब 10 डिफरेंट सिंबल हम इसमें यूज कर रहे हैं। और इसका जो रेंज होती है 0 से लेकर 9 तक होती है, और इसमें जो सारे सिंबल्स यूज होते हैं वो 0, 1, 2, 3 अप टू 9। अगर हम ड्यूडेसिमल की बात करें, इसमें जो इसका रेडिक्स होता है वो होता है 12, और जो इसकी रेंज होती है 0 से लेके 11 तक होती है। फॉर एग्जांपल जो इसमें डिफरेंट डिजिट्स हम यूज करते हैं वो 0, 1, 2, 3 अप टू 11 तक होता है, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट वाला है हेक्साडेसिमल, हेक्सा मीन्स 16, और यहाँ पर देखिए इसकी जो रेडिक्स होती है, जो इसमें डिफरेंट सिंबल्स यूज करते हैं वो हम 16 करते हैं, जिसकी रेंज होती है 0 से लेकर 15 या 0 से लेकर f भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पर f यूज करा गया है, ऊपर हर जगह हमने डिजिट यूज करी है, बट जब हम हेक्साडेसिमल में आए यहाँ पर हमको f एक अल्फाबेट दिखने को मिला है। तो अगर हम इसमें डिफरेंट डिजिट्स की बात करें 0 से लेकर 9 तक तो वैसे ही यूज होगी। 10 के लिए हम a यूज कर देंगे, 11 के लिए b, 12 के लिए c, 13 के लिए D, 14 के लिए E एंड 15 के लिए F। इसको भी हम आगे आराम से समझेंगे। तो देखिए जो ये नंबर सिस्टम हमने पढ़े हैं, इससे देख के हमें ये पता चल रहा है, अगर मैं ऑक्टल की बात करूं तो ऑक्टल में अगर मेरे पास कोई भी नंबर बनेगा उसकी जो वैल्यू होगी वो 8 से कम होगी, मतलब वो नंबर 0 से लेके 7 के बीच में होगा। अगर मुझे कोई एग्जाम्पल में दे दिया जाए 7, 4, 2, 8 और मेरे से पूछा क्या जाए कि क्या ये ऑक्टल नंबर है, तो मैं इसको देख के डायरेक्ट काट दूंगा बिना चेक करे। क्यों? क्योंकि देखो ऑक्टल में मैंने देखा है जो मेरे पास नंबर होगी उसकी रेंज 0 से लेके 7 के बीच में होगी। ये भी क्या है 8 से कम है, ये भी, बट जो ये वाला नंबर है ये 7 से एक्स्ट्रा आ गया है, तो इसलिए ये नंबर हमारा पूरा ऑक्टल नंबर नहीं हो सकता। ये नंबर हमारा देखिए या तो डेसिमल होगा, ड्यूडेसिमल होगा, या तो हेक्साडेसिमल होगा। तो इस तरीके से हम आगे चल के चेक करेंगे। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन। ओके, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं डेसिमल नंबर से अदर नंबर्स में कैसे कन्वर्जन होता है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए जो ये नंबर है उसके बेस से पहचाना चाहता है कि वो नंबर कैसा है। इसके बेस में 10 है तो ये नंबर डेसिमल है। इसको कन्वर्ट करना है, बेस में 2 है मतलब बाइनरी में। इसका बेस 10 है मतलब इस डेसिमल को इसका बेस है 8 तो ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। इसका बेस 4 है, 4 वाले बेस के लिए क्या होता है क्वार्टरनरी, तो इस डेसिमल नंबर को क्वार्टरनरी में कन्वर्ट करना है। इसका बेस है 16 मतलब 16 बेस होता है हमारा हेक्साडेसिमल का, तो इस डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम डेसिमल से पहला वाला लेंगे 5। तो अगर हमें किसी भी डेसिमल नंबर को, ये सारे डेसिमल है, जिस नंबर पे कन्वर्जन करना है उससे उसके फैक्टर्स निकाल लो। मतलब 2 से अगर हमें 2 में करना है तो हम 2 से इस 5 का इस नंबर का फैक्टर निकालेंगे। तो 2 2 जा 4, तो हमारे पास जो कैरी बचेगा यहाँ पर रिमेनिंग 1 और रिमाइंडर, और यहाँ से फिर 2 को करेंगे 2 1 जा 2, फिर हमारे पास बचेगा यहाँ पे 0 क्योंकि प्रॉपरली डिवाइड हो पा रहा है। और यहाँ पर अगर मैं 2 0 जा 0 कर दूंगा तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1। तो मतलब जो हमारी ये लास्ट वाली टर्म है यहाँ पर हमें 0 लाना है। उसके बाद देखिए जो हमें ये मिला है, आप यहाँ पर हमको नीचे से ऊपर की तरफ नोट डाउन कर लेना है। मतलब जो हम 5 है उसको हम लिख पाएंगे 1 0 1 किसके फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में, है ना। तो ये जो डेसिमल था इसको हमने, ये आपको याद रखना है, नीचे से ऊपर की तरफ लेना है। तो इसका डेसिमल जो हमने 5 लिया था उसका बाइनरी को किस फॉर्म में लिखेंगे 1 0 1। अब हमारे पास बचा है 0.25 जो हमारी डेसिमल वाली वैल्यू है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, पॉइंट से इधर वाली वैल्यूज़ में हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। किस में करना है 2 में, है ना। तो देखिए अगर हम पॉइंट से इधर वाली वैल्यू ली थी तो हमने 2 से डिवाइड करके उसके फैक्टर्स निकाले थे। पॉइंट से इधर वाली, डेसिमल से इधर वाली वैल्यूज के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इधर वाली संख्या लिखनी है, उसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देनी है। तो 25 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.50, है ना। तो यहाँ पर क्या है 0, तो इसकी ये वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे 0, और जो ये बाकी बची वैल्यू है ये दोबारा
सेकंड स्टेप में पहुंच जाएगी 0.50 मल्टीप्लाई बाय 2, और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 100। और देखिए 2 डिजिट के बाद क्या है हमारा दशमलव, तो यहाँ पर डॉट लगा देंगे, तो यहाँ से हमारी ये 1 वाली वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1, और उसके बाद यहाँ पर दोबारा आएगा 0 0। अब 0 0 की मल्टीप्लाई आप दोबारा 2 से कुछ भी कर लो, आपका आंसर क्या आएगा 0 0, है ना। तो उसके बाद अब देखिए जो हमारे पास आउटपुट मिला है, हमें 0 और 1 मिला है, इसमें हम लेंगे अप टू डाउन 0 1। तो इसका मतलब जो हमारी 0.25 की वैल्यू है, 0.25 की वैल्यू हमारे पास आई है 0 1, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 101। ये 5 की वैल्यू तो पॉइंट यहाँ से आई है 01, तो ये हमारा 5.25 डेसिमल फॉर्म में आ गया। ये है हमारा आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें 149 है, इसको हमें ऑक्टल में करना है। तो अभी मैंने बताया था अगर कोई डेसिमल नंबर को किसी और नंबर पे डिवाइड हमें कन्वर्ट करना हो, तो जिस नंबर पे कन्वर्ट करना है उसके बेस से हम फैक्टर निकाल देंगे। मतलब मेरे को 149 को 8 में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो मैं 8 से फैक्टर निकाल दूंगा। तो जब मैं 8 से फैक्टर निकालूंगा तो सबसे पहले मैं यहाँ देखूंगा 8 1 जा 8, तो 14 में से 8 जाएगा, हमारे पास 69 बचेगा, तो 8 8 जा 64, है ना 64। तो हमारे पास यहाँ पर रिमेनिंग बचेगा 5, और ये किससे जाएगा 8 से 2 टाइम्स जाएगा, 8 2 जा 16, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2, और यहाँ पर 8 0 जा 0, क्योंकि हमें यहाँ पर 0 लाना पड़ता है, और यहाँ पर आ जाएगा 2। और मैंने अभी आपको बताया था जो ये नोट डाउन होता है, डाउन टू कहाँ होता है, अप की साइड होता है, नीचे से ऊपर की साइड। तो इसका मतलब जो हमारे पास 149 हमारा क्या था डेसिमल फॉर्म में लिखा था, उसका जो ऑक्टल फॉर्म होगा वो होगा 225। ये हमारा ऑक्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो आपको याद रखना है डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो उससे उस नंबर के फैक्टर्स निकाल दो। ऐसे ही यहाँ पर देखिए अब हमें 4 में कन्वर्ट करना है, मतलब क्वार्टरनरी में कन्वर्ट करना है 27 को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले 27, और 27 को हम 4 से करेंगे, तो 4 6 जा 24, हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 3, 4 1 जा 4, और यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा हमारे पास 2। यहाँ पर 0 करना है तो इसलिए 4 × 0, और यहाँ पर हमारी आ जाएगी एज इट इज़ वैल्यू 1। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 27 जो हमारा डेसिमल था, उसको अगर हम क्वार्टरनरी में लिखेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 2 3। तो देखिए अभी जितने भी रिजल्ट आ रहे थे, यहाँ पर बेस 8 थी, तो इसके अंदर जो भी डिजिट थी वो 8 से कम आई। यहाँ पर बेस 4 है, इसके अंदर जो भी डिजिट है 4 से कम आएगी, और यहाँ पर हमारे पास बेस 2 है, तो इसके अंदर जो भी डिजिट आई वो 2 से कम आएगी। वैसे ही हम नेक्स्ट में चलते हैं, 16 से करना है, तो हम क्या करेंगे 254 को हम 16 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले 25 61 16 1 जा 16, तो ये हमारे पास हो जाएगा 25 से 16 माइनस करेंगे 94, तो ये होगा 16 5 जा 80, तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 14। ओके, उसके बाद ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम इसको 0 करने के लिए 16 × 0, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 15, है ना। तो ये हमारे पास 2 वैल्यू आ गई है, और इसके लिए हमें पता है नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। और अभी जब हम पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल में, मैंने आपको बताया था क्या होता है, हम लिखते हैं ना A B C D E F, तो जो A होता है वो 10 के लिए होता है, ये 11, ये 12 13 14 और 15। तो अभी हमारे पास कौन सी वैल्यू आई है 14 और 15, तो हम सीधा कैसे लिख देंगे यहाँ पर, जो हमारा 254 जो कि डेसिमल में दिया था वो हमारा कन्वर्ट हो चुका है अब किसमें, हेक्साडेसिमल में, जिसकी वैल्यू है FE। मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास आई F और इसकी वैल्यू आई E, और इसकी वैल्यू हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू ये हमारा कन्वर्ट हो गया डेसिमल में। तो ऐसे आपको अगर डेसिमल से किसी भी नंबर पे कन्वर्जन करना हो तो सबसे इजी आपको क्या याद रखना है, जिस नंबर पे कन्वर्जन करना हो उससे उस नंबर डेसिमल नंबर का क्या कर देना, हमें फैक्टराइजेशन कर देना है, डिवाइड कर देना है। और अगर डेसिमल के बाद नंबर दिया हो तो उससे बार बार मल्टीप्लाई करते रहने हैं जब तक यहाँ पर 0 ना आ जाए या ये नंबर रिपीट ना हो जाए। तो ये था हमारा डेसिमल टू अदर कन्वर्जन। अब हम पढ़ेंगे अदर नंबर से डेसिमल नंबर पे कैसे कन्वर्जन किया जाए। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे अदर टू डेसिमल कन्वर्जन। मतलब अगर हमें कोई दूसरा नंबर दिया हो तो देखिए जैसा यहाँ पर हमें बाइनरी दिया है, बाइनरी से डेसिमल में कैसे होगा,
ऑक्टल से डेसिमल में कैसे होगा या हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसा होगा, मतलब अगर कोई भी नंबर को हमें डेसिमल में कन्वर्जन करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बेसिक फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, उसके हेल्प से आप तीनों समझ जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या करना होता है, जो ये डिजिट दी होती है हमारे पास, जो ये बिट दी है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी मल्टीप्लाई की जाती है बेस की पावर 0 से, फिर इसकी मल्टीप्लाई की जाती है बेस की पावर 1, बेस की पावर 2, बेस की पावर 3, बेस की पावर 4। मतलब पहले हमें नंबर ऐसे लिख लेना है 1 1 0 1 और 0। अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। अब ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है तो इसकी मल्टीप्लाई होगी बेस की पावर 0 से, फिर ये प्लस होगा, इसकी मल्टीप्लाई होगी बेस की पावर 1 से जो सेकंड वाला है, फिर ये प्लस हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई होगी बेस की पावर 2 से, फिर ये प्लस हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई, ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर बेस की पावर 3 से, बेस की पावर 3 से, और इसकी यहाँ पर प्लस हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई होगी बेस की पावर 4 से। मतलब देखिए 0 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 से, फिर 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 2 से, 2 की पावर 3 से, 2 की पावर 4 से। और जो डेसिमल के इधर वाले हैं, जो डेसिमल के राइट हैंड साइड में है, उसमें देखिए उसमें क्या होगा, सबसे पहला 1 आ रहा है तो इधर तो पावर सारी बेस की प्लस गई है, इधर बेस की पावर 0 जाएगी, मतलब इसकी इंटू होगी 2, बेस के हमारे पास 2 की पावर -1 से, फिर प्लस करके दूसरा 1 आएगा यहाँ पे और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी बेस की पावर -2 से। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, फिर यहाँ पर 2 की पावर 3 कितना हुआ 8, 8 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 2, मतलब 4, और 4 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस 2 की पावर 1 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2, प्लस यहाँ पर 2 की पावर 0 कितनी होती है 1 होती है, 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 1, प्लस यहाँ पर अब देखिए -1 है, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 प्लस ये 1 इंटू 2 की पावर -2, मतलब 1/2 की पावर 2 कितनी होगी 4। तो ये आगे हमारे पास ऐसे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से प्लस करते हैं, 8 और प्लस 2 10, 10 और 16 कितना हो गया 26 और प्लस 1 27। तो अभी तो हमने 27 डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, प्लस 1/2 प्लस 1/4। अब इस 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5, और 1 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 0.25, और जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास जो डेसिमल वैल्यू आएगी 27.75। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डेसिमल, इस बाइनरी की वैल्यू आ गई डेसिमल। मतलब हमें इस बेस को क्या करना है, बेस की पावर इधर को प्लस करके मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाना है और इधर नेगेटिव में करना है। अब देखिए ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड में क्या करेंगे, क्या है हमारे पास 55 है, एक 7 है और उसके बाद 4 है। तो यहाँ पर डेसिमल से पहले इधर वाले में चलेंगे तो 7 में क्या होगा, मल्टीप्लाई बेस की पावर 0, बेस हमारे पास 8 है, 8 की पावर 0 प्लस 5, तो ये कौन सी प्लेस में आ रहा है, इसकी होगी 0 से, इसकी मल्टीप्लाई होगी 1 से, तो मतलब बेस की पावर 1 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। और अगर हम डेसिमल से किधर को चलेंगे, राइट हैंड साइड को चलेंगे, तो इसमें क्या होगा 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी बेस की पावर -1 से, है ना। तो ऐसे ही हमने करा था। तो यहाँ से करेंगे 8 की पावर 1 8 5 जा 40, यहाँ पर हमारा आ गया 40, प्लस 8 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, मतलब 8 0 जा 0, और 8 की मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो कितना होगा, हमारे पास 1 आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई अगर हम 7 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। प्लस अब क्या होगा 4/8 लिख सकते हैं हम इसको। तो 4/8 क्या होता है हमारे पास, हम इसको कट करके 1/2 भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से लिख देंगे, यहाँ से तो आ गया 47 प्लस 1/2, और 1/2 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 0.5, तो इसका आंसर हो जाएगा 47.5। ये हमारी वैल्यू निकल गई डेसिमल में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में चलते हैं, हमारे पास है BAD, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे BA और D, ठीक है। अब हमें पता है A की वैल्यू क्या होती है, अब हम इसको अलग से मैं आपको बता देता हूँ। A की वैल्यू होती है 10 और 11 की वैल्यू B की वैल्यू होती है 11, है ना, इसको याद रखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जैसे मैंने लिख लेता हूँ 11 10
और डी की वैल्यू क्या होती है, डी की वैल्यू देखो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ए देखो ए बी सी डी, डी कौन सी फिंगर में आ रहा है, फोर्थ फिंगर में, तो इसका मतलब 4 में से एक कम कर दो, कितना हो गया 3, तो डी की वैल्यू होगी हमारी 13। तो आप ऐसे भी हैं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन होता है, तो इसकी वैल्यू होगी 13। तो पहला जो डी है, डी क्या आ रहा है, फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 16 की पावर 0 से, प्लस इसकी मल्टीप्लाई होगी, ये सेकंड नंबर पे आ रहा है तो 16 की पावर 1 से, है ना, और प्लस इसकी मल्टीप्लाई होगी 16 की पावर 2 से, है ना। तो देखिए 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 11 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 256 से, प्लस 10, 16 की पावर 1 होगा हमारे पास 16, प्लस और 16 की पावर 0 होता है 1, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 1। तो देखिए यहाँ पर 256 की मल्टीप्लाई 11 से करनी है, तो हम यहाँ पर करके बता देते हैं। 11 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करना बहुत ही सिंपल तरीका है। एक बार 256 लिखें, एक डिजिट छोड़ के दोबारा यहाँ पर 256 लिख दें और उन दोनों को प्लस कर दें, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और 5 11 का 1, यहाँ पर कैरी 1 जाएगा, 5 6 7 और 1 8, और यहाँ पर आ जाएगा 2, मतलब 2816। तो इसकी मल्टीप्लाई करके आया हमारे पास 2816, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 10 इंटू 16 160, प्लस 13 इंटू 1 130। तो अगर हम इन सबको प्लस कर दें, यहीं पर प्लस करके देख लेते हैं, तो हमारे पास आएगा 6 और 3 9, 6 7 8, 8 और 1 9 और 2 का 2, 2989। यहाँ पर हमें प्लस करके आ गया 2989, मीन्स यहाँ पर जो हमारा नंबर दिया था BAD जो कि हेक्साडेसिमल में दिया था, और इसका डेसिमल में आंसर आ जाएगा 2989। तो यहाँ पर हमने देखा जितने भी अदर नंबर्स थे उससे हमने कन्वर्जन करा है डेसिमल में। और अब हम आगे देखेंगे, जैसे जो हमारे बचे हुए नंबर है, बाइनरी से अगर हमको डायरेक्ट ऑक्टल में कन्वर्जन करना हो या हमें बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करना हो, तो वो हम कैसे करेंगे। तो देखिए अगर डेसिमल से हटके और कन्वर्जन की तरफ देखा जाए तो उसके करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अगर मैं ऑक्टल की बात करूं तो ऑक्टल में हमें पता है नंबर्स जो होते हैं 0 से 7 तक होते हैं। तो अगर एक डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यहाँ पर 3 बिट की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को देखिए ऑक्टल में है तो इसका मतलब 0 से लेके 8 के बीच में कोई भी नंबर होगा। अगर मेरे को 6 रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं 3 बिट से रिप्रेजेंट करूँगा, ना ये 3 से कम होनी चाहिए ना 3 से ज़्यादा। तो 6 को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, 4 और 2 6 और 0। अब जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे 4 6 0 कर दिया, तो इसके लिए आपको एक कोड याद रखना पड़ेगा 1 2 4 8, है ना। इसके आगे भी बढ़ा सकते हो आप 16 32 डबल डबल होता चलता है। तो मेरे से बोला है कि 6 बोला मेरे से, तो मेरे को इनको प्लस करना है। 6 किन को प्लस करके आ रहा, 4 और 2 को। तो मैंने इस 4 और 2 की जगह 1 लिख दिया, और जो अपसेंट है जिसका हमें यूज़ नहीं हुआ 6 को ऐड करने के लिए, उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। तो यहाँ से कोड निकल कर आया 6 का 110, और इसी कोड की हेल्प से हम यहाँ पर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए अगर मेरे को बोला है कि डेसिमल नंबर के लिए हमें 4 बिट का यूज़ करते हैं और हेक्साडेसिमल में एक डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया है, यहाँ पर हमें ऑक्टल में दिया है और उसको बाइनरी में कन्वर्जन करना है। तो बाइनरी में देखिए इसमें सबसे डायरेक्ट करते हैं, 7 है, 7 को कैसे लिखेंगे, तो देखिए 7 के लिए 4 2 6 और 1 7। तो यहाँ पर हम सीधा लिख देंगे 7 के लिए 1 1 1, 3 बार 1 आ जाएगा। 3 के लिए क्या होगा, 2 बार तो 1 आएगा और लास्ट में आ जाएगा हमारा 0, क्योंकि 3 क्या से होता है 2 + 1 3, और इसकी जगह कुछ नहीं आ रहा 0। अब देखिए यहाँ पर 8 नहीं ले सकते क्योंकि ऑक्टल में हमें पता है एक डिजिट के लिए 3 बिट यूज होता है। तो 3 के लिए मैंने यहाँ पर 3 बिट यूज करी है, 7 के लिए 3 बिट यूज करी है। यहाँ पर फिर दशमलव आ जाएगा, और 4 के लिए भी 3 बिट यूज करूंगा। 4 कहाँ पर आ रहा है, डायरेक्ट 1 पे यहाँ पर आ रहा है, तो इसके लिए मैं 4 लिख दूंगा 100, और 5 के लिए ऐसे ही लिख दूंगा मैं 101। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बाइनरी में। देखो कितना सिंपल था। अगर हमें यही फॉर्म दे रखी है यहाँ पर बाइनरी में और मुझसे पूछा जाए ऑक्टल, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इनके 3 के पेयर्स बनाऊँगा, इन 3 के पेयर्स बनाऊँगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक 3 का पेयर बनाया 1, डेसिमल से चलेंगे हमेशा। यहाँ पर एक और बनाया ये, और यहाँ पर देखिए जो 0 1 बच रहा है। अब यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर हम 0 भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 101 किसे कहते हैं, 5 को। कैसे पता लगाया,
101 मतलब 1 ये वाले दो स्लॉट एक्टिव है 4 और 1, इन दो को ऐड करके आ जाएगा हमारे पास 5, यहाँ पर भी आएगा हमारे पास 5 और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो हमें डायरेक्ट लिख देंगे ऑक्टल फॉर्म में कैसा होगा 255 ऑक्टल फॉर्म में, और बिल्कुल करेक्ट है। मैंने बताया था अगर रेडिक्स 8 है तो अंदर का जो है 8 से कम आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इधर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर दे रखा है हेक्साडेसिमल, और ऊपर ही मैंने बताया आपको हेक्साडेसिमल को एक डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट की नीड होती है। तो डी के लिए क्या होगा, पहले बताया था ABCD 4th फिंगर में आ रहा है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू होगी 13। तो 13 को हम कैसे लिखेंगे, 13 हो गया, 13 को कैसे लिखेंगे, ऐसे होता है 8 4 2 1। तो 13 किसे जोड़ जोड़ के आ रहा, 8 और 4 हो गया 12 और एक ये हो गया 13, मतलब इसका यूज़ नहीं हो रहा। तो मैं लिख सकता हूँ 1101। तो यहाँ 13 के लिए लिख दूंगा मैं 1101। उसके बाद क्या करूँगा, 8 को मैं 4 बिट में कैसे लिखूँगा, 8 ये यूज़ हो रहा है, ये 3 यूज़ नहीं हो रहे, तो 1 और 30। ठीक है, सी के लिए कैसे लिखूँगा, सी क्या होगा A B C, मतलब 3 फिंगर यूज़ हो रही है, इसका मतलब इसकी वैल्यू है 12, और 12 को इसको प्लस करके आ जाएगा 8 और 4 को, तो मैं लिख दूंगा 1100। तो ये तो अभी हमारा हो गया किस में, बाइनरी में। अब पूछा है 8 ऑक्टल में। ऑक्टल में करने के लिए क्या करते हैं, 3 3 का पेयर करते हैं। तो यहाँ से 3 3 का पेयर करना स्टार्ट कर दो, यहाँ से 3 का पेयर कर दो, यहाँ से 3 का, जैसे हमने बाइनरी से ऑक्टल में करा था। तो यहाँ पर बाइनरी आ गया है, इसका ऑक्टल क्या होगा देखिए, अब ये क्या है 4 और 1 5, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 6215, इसका हमारा क्या निकल गया, ऑक्टल वैल्यू निकल गई। देखिए कितना सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये बहुत सिंपल है। डी की वैल्यू अभी मैंने आपको यहाँ बताई थी क्या होती है 13, और अगर हम इस फॉर्मूले में देखें 8 4 2 1 में 13 की वैल्यू क्या होती है, 8 और 4 12 और 1 13, मतलब 1101 हो जाएगी 13। ए होती है हमारी 10 की वैल्यू होती है 1010, और सी हमारे पास क्या हो गया, सी हो गया हमारे पास अभी पीछे बताया था 12, और 12 की वैल्यू क्या होती है 8 और +4, तो यहाँ पर हो जाएगी 80000। तो ये हमारे पास होगी 12 की वैल्यू। अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट बाइनरी में निकल गया, तो यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बाइनरी का। तो इस लेक्चर में हमने सारे कन्वर्जन देखे, बेसिक देखा। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।